एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन एक सर्कुलर मोशन से ज़रूर होता है। उसको हमें स्टडी करना है कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्किल से कैसे रिश्ता बना करके रखती है। तो हमने देखा कि हमने एक सर्किल बनाया और उस सर्किल का एक डायमीटर बनाया और सर्किल का ये सरकमफेरेंस हो गई। अब हमने दो पार्टिकल्स लिए, उन दोनों पार्टिकल्स को ले जा करके यहाँ पर रख दिए। ये कहाँ पर है? ओरिजिन पर, ठीक। और ये पार्टिकल यहाँ पर। क्यों? इन दोनों को अब हमने चला दिया तो हम ये देखते हैं कि जैसे पार्टिकल ये यहाँ पर पहुँचता है तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है। अब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ जाता जाता यहाँ आ जाता है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पर ये पहुँचता है तो तुरंत ये इसके साथ आ जाता है। तो ये जो दोनों पार्टिकल है P और Q दोनों साथ साथ चल रही है। ये इधर से जा रहा है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ए वहाँ पहुँचता है। तुरंत ये भी इधर से आता है और ये यहाँ पहुँच जाता है उसी टाइम पर, सेम टाइम पर पहुँच जाता है। तो ये वाला जो पार्टिकल Q है, जो पार्टिकल Q सर्किल की बाउंड्री पर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल सारी कंडीशन फुलफिल करता है पार्टिकल P की। तब हम ये कह सकते हैं कि Q की मोशन किससे कंट्रोल हो रही है? P की मोशन से कंट्रोल हो रही है। केवल में सिंपल हार्मोनिक मोशन तो यही करेगा ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ये तो कि टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कौन? P पार्टिकल। ये ऊपर जाएगा 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 और फिर वापस लौट करके आएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम इस पार्टिकल के फीचर पढ़ना चाहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्किल की हेल्प से स्टडी कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल की कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल ये यहाँ पहुँचेगा तुरंत ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो पार्टिकल यहाँ पर है, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, तो फिर P कहाँ है? तो P को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और ये परपेंडिकुलर इस डायामीटर पर ले जाएंगे। जहाँ भी ये परपेंडिकुलर मिलेगा वही पार्टिकल कौन होगा? P। तो P और Q दोनों साथ साथ चलते हैं। मान लीजिए ये Q पार्टिकल ऐसे घूमता 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 कहीं पर यहाँ आ गया, तो P कहाँ है? तो फिर वही आप परपेंडिकुलर बनाओ ऐसे, ये P यहाँ होगा, Q यहाँ है तो P यहाँ होगा। तो इन दोनों की जोड़ी बनी हुई है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ये अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो। P point represent the simple harmonic motion, but Q represent the circular motion। हम Q की हेल्प से P को पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये जो Q मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट Q पार्टिकल एंगल बना रखा है थीटा एंगल उसने बना रखा है और थीटा को हम लिखेंगे ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा यहाँ पर। तो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली ओमेगा वेलोसिटी से हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये एंगल किसका है? Q का। ये ही एंगल किसका होगा? P का, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो जब एंगल ओमेगा टी होता है तब पार्टिकल यहाँ पर होता है और P यहाँ पर होता है। जब एंगल 0 है तब हमारा पार्टिकल P कहाँ है? तो आंसर है मीन पोजीशन पर है। ये मीन पोजीशन ये रहा, ये 0 है, हमारा एंगल कितना है? 0। तो पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन पर। जब एंगल हो जाता है π/2 तो Q कहाँ है? ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो P कहाँ है? P भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। जब एंगल हो जाता है पाई, Q ऐसे लौट करके आ गया यहाँ पर पाई। तो अब पार्टिकल कहाँ है? हमारा P पार्टिकल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ है? मीन पोजीशन पर, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ होगा? मीन पोजीशन पर। और जब एंगल हो जाएगा, Q का एंगल कितना हो जाएगा? 3π/2। तो हमारा P पार्टिकल कहाँ पर होगा? यहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यहाँ पर। नहीं आ रही बात समझ में?
जब क्यू पार्टिकल ऐसे यहाँ से चला 0 और ये पाई/2 और ये पाई और फिर ये एंगल हो गया 3 पाई/2, तो क्यू कहाँ है? यही तो है क्यू। तो पी कहाँ है? पी भी यही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम किसका एंगल कहते हैं? पी का एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ एंगल वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे फेस। क्या वर्ड यूज करेंगे? फेस। तो क्यू के द्वारा बनाया गया एंगल पी का फेस कहलाता है। पी का फेस कहलाता है। ध्यान रखना, अभी आएंगे हम उस पर कि फेस क्या होता है, अभी वो बताएंगे। तो क्यू के द्वारा बनाया गया एंगल पी का फेस कहलाता है, क्योंकि एक सीधे चलती हुई चीज के पास एंगल कहाँ से आया? बात तो ये है ना। तो वो एंगल क्यू का होता है, पी का नहीं। पी का हम उसको फेस बोलते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है, अभी उसने फेस बनाया है पाई/2, तो बताइए पार्टिकल कहाँ है? पाई/2 फेस उसने बनाया है, तो पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल ने अभी जो फेस बनाया है वो पाई बनाया है, तो कहाँ मिलेगा फिर वो? पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल मीन पोजीशन पर। यहाँ पर आ रही बात समझ में? अब मैंने कहा कि पार्टिकल ने फेस बना करके रखा है 3 पाई/2, तो बताइए पार्टिकल कहाँ है? पी पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, टुवर्ड द लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ होगा, ऊपर वाले को राइट कह देंगे, नीचे वाले लेफ्ट कह देंगे। तो फेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा पार्टिकल कहाँ है, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और फेस किसका एंगल होता है? क्यू का। क्यू के द्वारा बनाया गया एंगल क्या होता है? पी। और फेस क्या देता है हमें? इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? कि पार्टिकल कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, लेफ्ट है राइट है। ये हमने जो हमारा जो आर्टिकल है, हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, सिर्फ इसमें ये बताया गया है आपको कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड होती है। तो इसमें हमने ऐसा एज्यूम करना है, सपोज दैट क्यू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। यहाँ से एक फुट ड्रॉ करना है आपको, और यहाँ पर जो पार्टिकल मिलेगा उस पार्टिकल का नाम पी रहेगा। टू मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये ओमेगा जो वेलोसिटी रहेगी इसकी यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब एक सार घूमता रहेगा, वो कभी भी इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी, यूनिफॉर्म रहेगी। पी बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द क्यू। यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट पी बन जाएगा। यहाँ पर यहीं पर आपको पॉइंट को छोड़ना है, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन करानी है, यहीं पे बिठा देना उसे। इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? क्यू का प्रोजेक्शन। ठीक। P इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द क्यू, क्यू मेकिंग द सर्कुलर मोशन, वाइल P रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो P रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? सर्किल पे घूमते हुए पार्टिकल की हेल्प से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइन एज the projection of uniform motion of a diameter of a circle। जो सर्किल के डायामीटर पर प्रोजेक्शन मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो सेकंड डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। वो फर्स्ट डेफिनेशन है इन विच द फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और ये सेकंड डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये भी डेफिनेशन है। ये अभी वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे क्यू और पी दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हमें स्टडी करना है। सबसे पहले जैसे कि इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है मीन पोजीशन, तो आप समझ ही गए थे
कि मीन पोजीशन क्या होती है, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स भी जानते हो, कल मैंने बता दिया था कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। एम्पलीट्यूड ये नहीं पता अभी, एम्पलीट्यूड क्या होता है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चला गया, जितना उसको जाना था चला गया, अब उससे ज़्यादा नहीं जा सकता वो। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है, बढ़ाता 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 यहाँ तक चला गया। क्या इससे भी आगे जाएगा? नहीं, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए से। स्मॉल ए से भी लिख लेते हैं बहुत से राइटर, लेकिन यहाँ पे हमें कंफ्यूजन रहेगा अगर हमने स्मॉल ए से लिख लिया, क्योंकि ए को एक्सीलरेशन से भी लिखते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, ये पार्टिकल यहाँ से चलता है और ये लौट करके फिर वहीं आ गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, टू कंप्लीट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय time taken by the particles to complete one oscillation is called time period। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये पार्टिकल मान लीजिए इसकी मेन पोजीशन ये है और ये पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक सेकंड में कितने ऊपर नीचे चला गया है, ऐसे करके एक सेकंड में कितने हो गए, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। मान लीजिए एक सेकंड में ये 10 दफ़ा ऐसे हो गया, 10 दफ़ा, तो इसको क्या कहेंगे? 10 क्या है? 10 उसकी फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, और इसको लिखते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोटेड करते हैं, या फिर न्यू से लिख लेते हैं, न्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अपॉन। फेस पे आ जाओ, फेस इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन को समझने से पहले यहाँ पे आओ अपने इसमें सर्कुलर मोशन में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब पार्टिकल 0 से π/2 एंगल को अटेंड कर रहा होता है तब पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। समझ में आता है? जब पार्टिकल यहाँ से जा रहा है π/2, तो जैसे ही उसका एंगल π/2 हुआ तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुँच गया, तो यानी कि 0 to π/2 पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। समझ आया इतना? तो ये पार्टिकल यहाँ से चलता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, सर इसको हम और यहाँ एंगल कितना बन गया? π/2। मीन पोजीशन होगी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो π/2 पर पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब पार्टिकल आ रहा है लौट करके वापस, π/2 से पाई तक आता है, तो अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? पार्टिकल अब नीचे आ रहा है। पहले मीन पोजीशन से अवे जा रहा था, अब मीन पोजीशन से मीन पोजीशन के नज़दीक आ रहा है, तो ये पार्टिकल अब वापस लौटता है और ये यहाँ है। तो ये एंगल कहाँ से है? 0 π/2 से कहाँ तक है? पाई तक। ठीक, अब ये मीन पोजीशन पर नहीं रुकता, नीचे चला जाता है, तो अब ये पाई से 3π/2 तक जाएगा। तो बताइए पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है या मीन पोजीशन के पास आ रहा है? दूर जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन, या लेफ्ट वर्ड यूज करेंगे। अगर आप लेफ्ट राइट यूज करते हो तो ऊपर वाले बोले आप पर डाउनवर्ड बोल देंगे, तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया। अब फिर क्या होगा? पार्टिकल ये 3π/2 हो गया, यहाँ पे 3π/2। अब ये पार्टिकल वापस आ जाएगा, ये यहाँ पर 0 था पाई, और ये फिर यहाँ आ जाएगा 3π/2 से 2π। ये एक कंप्लीट इसका ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है, वन ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो मैंने बताने का मतलब ये है कि 0 to π/2 पार्टिकल अप, π/2 to π पार्टिकल डाउन टुवर्ड द मीन पोजीशन, एंड π to 3π/2
पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, एंड 3π/2 टू 2π पार्टिकल टुवर्ड द मीन पोजिशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब मुझे पार्टिकल की जो स्टडी बता, पार्टिकल का क्या करना है कि पार्टिकल की स्टडी करनी है कि मेरा पार्टिकल कहाँ है। तो पार्टिकल की स्टडी करने के लिए मैंने आपको कहा कि वो मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर है, मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो आपने 4 सेंटीमीटर को मेजर किया और ये मेजर कर करके ये यहाँ पर बता दे, देखो जी ये रहा तुम्हारा पार्टिकल 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मेजर किया आ गया। ठीक, अब मैंने फिर दोबारा से कहा कि पार्टिकल बताइए 4 सेकंड बाद कहाँ है। तो ये तुमने ऐसे सेकंड नापी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और ये यहाँ आ गए 4 सेकंड पे, और तुमने बताया देखो ये रहा 4 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर है ना। फिर मैंने कहा कि बताइए 16 सेकंड के बाद कहाँ है पार्टिकल। तो तुमने फिर 16 सेकंड बताया, 1 2 3 4 6 7 8 5 8 9 10 12, ये 16 हो गया यहाँ पर आकर है। और 16 सेंटीमीटर से फिर तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये आया, और इसकी पोजीशन फिर कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हो सकता है ऐसा, इधर से 4 सेकंड के बाद 4 सेंटीमीटर हो और इधर से 16 सेंटीमीटर, तो अभी भी कितना 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, 16 सेकंड के बाद पार्टिकल नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा पार्टिकल। तो क्या टाइम की इंफॉर्मेशन देने से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ हमें क्या मिलता है 4 सेंटीमीटर। लेकिन वो 4 सेंटीमीटर तो है, मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर तो है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा कि पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो ये डाटा सही नहीं रहेगा। पार्टिकल को बताने के लिए कि वो कहाँ है, टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ टाइम ही रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर क्या रिक्वायर्ड रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो फिर यहाँ को कंप्लीटली पोजीशन को डिफाइन करना है, कंप्लीटली डायरेक्शन भी बतानी है पार्टिकल की। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फेस। फेस क्या है, फेस कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे देता है पार्टिकल की। अगर आपको मैं फेस बता दूं कि अभी एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल ने 30 एंगल या 30 डिग्री फेस को कवर किया है, तो इस 30 डिग्री से आप सब कुछ बता सकते हो। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, पार्टिकल मीन पोजीशन से किस तरफ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, ये सब इंफॉर्मेशन आप फेस से बता सकते हो। तो फेस बेस्ट रहेगा। तो फेस इज दैट क्वांटिटी विच डिफाइन द कंप्लीटली इंफॉर्मेशन, और डायरेक्शन भी डिफाइन करेगी। जैसे मैंने कहा कि फेस 30 डिग्री है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 0 से π/2 के बीच पार्टिकल कहाँ जाता है, ऊपर। तो समझ गए, पार्टिकल ऊपर है और कहाँ है, कितने दूर है। तो वो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अभी बनाएंगे या नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में y = a sin ओमेगा t होती है। और जो हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है, हार्मोनिक फंक्शन का जो आर्गुमेंट होगा, ये आर्गुमेंट, इसको हम फेस कहेंगे। ये हमारा फेस होता है, ये फेस है। तो आपको मैंने 30 डिग्री बताया, 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू पुट की, साइन 30 डिग्री 1/2 a/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जो सर्कल ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमको गिवन रहेगा, तो जो डायमीटर होगा उसका हाफ कर दीजिए, सर आपका पार्टिकल इतनी दूर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, और साथ ही साथ क्या पता चल गया कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। तो 30 डिग्री बताया, दूर जा रहा है। अभी मैंने बताया कि पार्टिकल ने अभी फेस कवर किया है 150 डिग्री, तो बताइए पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है या मीन पोजीशन के नजदीक आ रहा है,
90 टू 180, हाँ 90 टू 180 मेन पोजीशन के पास आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। कहाँ? मेन पोजीशन के पास आ रहा है। और किस तरफ है वो? अपवर्ड, ऊपर की तरफ है या राइट की तरफ है। और डिस्प्लेसमेंट कितना उसका? तो ये रही इक्वेशन, इसमें रखो y इज इक्वल टू 150 ए साइन, और 150 को कैसे लिखते हैं? 90 प्लस 60, और 90 ये cos हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू a बाई 2। फिर वही आ गया, तो पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन से y बाई 2 डिस्टेंस पर, a बाई 2 डिस्टेंस पर है। तो ये फेस वो चीज होती है। फेस का कंसेप्ट समझ आया कि फेस क्या है? फेस एक क्वांटिटी है, उसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, एंगल ही है। हाँ, लेकिन वो एंगल क्यों का है? तो आपके माइंड में फिगर आनी चाहिए। फेस जो वर्ड यूज होगा वो एक सीधी चलती हुई चीज के लिए यूज होगा। क्यू का एंगल, पी का फेस, बस ये ध्यान रखना। मैंने कल आपको क्या बताया था कि क्या हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसका आंसर था हाँ, कर सकते हैं। तो उसी को ही हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं, या उसी को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो इसमें एक चीज है जो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। ये जो पार्टिकल है यही तो कर रहा है ऑसिलेशन, तो ये अपनी चीज को कंटिन्यूस चेंज कर रहा है एक चीज, वो क्या है? वो आंसर है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट y है, जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो क्या हो गया इसका? a हो जाएगा। अगर सर्कल की रेडियस कैपिटल A है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? a। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? a। तो a प्लस a, फिर ये वापस आया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कम हुआ कम हुआ कम हुआ, 0, फिर इधर चला गया, फिर माइनस है। तो इसको हम बताना चाहते हैं। हाँ, तो कंटिन्यूस क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। उसी को ही हम निकालेंगे, y को निकालेंगे तो y का जो इक्वेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए। तो देखिए y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? बहुत इजी है। सामने आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाया गया, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा। इस वाले को मैं नाम दे सकता हूँ n, इसको हमने नाम दे दिया n। और ये क्या है? सर्कल का रेडियस है a, ये भी सर्कल का रेडियस, और ये भी क्या है? तो a ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये भी कितना रहेगा? y, बोलिए y मुझे फाइंड करना है, a मुझे पता है, तो इन दोनों में निष्पत्ति लगाओ। कौन सी लगानी चाहिए? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो कौन सा लगेगा? साइन, साइन लग जाएगा। तो फ्रॉम द फिगर y इज इक्वल टू, सॉरी, साइन ओमेगा t इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आपका y, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? y। और हाइपोटेनियस कितना है? a की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो a साइन ओमेगा t इज इक्वल टू y। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपने कौन से पार्टिकल की निकाली है इक्वेशन? तो आंसर है जो y एक्सिस पे मोशन कर रहा है, y एक्सिस पर। आप इसको x एक्सिस पे भी सोच सकते हो, ऐसे भी तो चल सकता है पार्टिकल, ऐसे भी चल सकता है, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्सिस पे भी तो मूव कर सकता है ना, तो उसका भी हम इक्वेशन बना लेते हैं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो मान लीजिए ये पार्टिकल ये है यहाँ पर n, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे हम? x, क्योंकि x एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो इसका हमने डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा? x। तो अब x का इक्वेशन बना दो, तो ये किसके लिए इक्वेशन हो जाएगा? n पार्टिकल का, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और ये इक्वेशन किसका बनाया? जो वर्टिकली मूव कर रहा था। ठीक है, तो लिखिए, चलो बनाइए, x की वैल्यू बोलिए। x मुझे
फाइंड करना है। ए मालूम है, तो बताइए इनमें कौन कौन सा फंक्शन लगेगा फिर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुका है भाई, ये तो बेस हो चुका है और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है एक्स, हाँ हाइपोटेनियस कितना है ए, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक्स की इक्वेशन कितनी मिलेगी ए कॉस ओमेगा टी। ये भी किसकी इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और वो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो दोनों ही सही है ये। क्यों? क्योंकि ये भी हार्मोनिक फंक्शन है, ये भी हार्मोनिक फंक्शन है, दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है। और एनसीईआरटी ने जो यूज की है इक्वेशन, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को एनसीईआरटी जो लिखा है वो ये लिखा है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। तो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी ए है, हार्मोनिक फंक्शन है, वहाँ भी हार्मोनिक फंक्शन है। इन दोनों में एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो फेज कितना 0, टाइम कितना है यहाँ पे 0, तो टाइम की वैल्यू इसमें t की वैल्यू पुट कीजिए 0, कितना हो चुका है 0। y की वैल्यू कितनी मिली 0, साइन 0 0 0, y इज इक्वल टू 0। उसी दौरान उसी टाइम t इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो कितना मिलेगा x इज इक्वल टू कितना मिलेगा a। इससे समझ आया कुछ? इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब p पार्टिकल यहां पर होता है मीन पोजीशन पर, तो n पार्टिकल आपका यहां होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, और जब p पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो n पार्टिकल यहां होगा। नहीं होगा? क्लियर है अभी? हो गया? और समझो इसे इस तरीके से समझो, इसको इस तरीके से समझना और इसे समझो बच्चे, समझो इधर देखो। ये हमने एक पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने एक पार्टिकल को ऐसे मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने के लिए हमें वॉच चाहिए, तो हम अपनी स्टडी यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये हमने यहाँ लेकर गए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करा दिया और इसको छोड़ दिया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और अपनी वॉच को स्टार्ट कर दिया और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये हमने कब किया? जब हमने इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराया, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराया उस दौरान टाइम कितना था 0। तो जब टाइम 0 है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी cos ओमेगा टी। तो जब आप अपनी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपने पार्टिकल को यहां से डिस्प्लेस किया है और टाइम 0 है, टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ये कब हो सकता है? ये अब हो सकता है। ये हमने ऐसे छोड़ दिया इसे, और जैसे ये मीन पोजीशन पर आता है हमने एकदम से वॉच अपनी दबा दी और इसमें सेकंड चालू हो गई। तो ये कहाँ से स्टडी कर रहे हो आप? मीन पोजीशन से। यहाँ पर आपने टाइम भी 0 किया और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तब फिर कौन सी इक्वेशन लगेगी? ये वाली। एनसीईआरटी वालों का ये कहना है कि हम पहले पार्टिकल को पकड़ेंगे और उसको ऐसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे और तब हम अपनी स्टडी करेंगे, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तब हम इक्वेशन यूज करते हैं ए cos ओमेगा टी। तो एनसीईआरटी वालों ने ए cos ओमेगा टी लिख रखी है। ठीक है, उनका ये सोचना है। ठीक है, यो भी सही है, हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये इजी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, इसलिए ये सिंपल इक्वेशन है। आप जोन से चाहो उसको याद रख सकते हो।